हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जोहा बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है। जी सर, बिल्कुल ठीक। कुछ बता रहा आपने कोई और इससे बड़ा नहीं होता है। चलो ठीक है। हाँ जी जोहा, बताइए जी। कल एक टास्क दिया था आपको कि व्हाट हैपेंस टू एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज तो मैंने बताई थी कि जब भी आप वो ले लें, चेयर ले लें आप, बैठ के। सर, दैट नंबर स्टेज इरेशनल। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी कि इर्रेशनल नंबर में जब भी हम कोई रैशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर इरेशनल ही रहता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए मैंने टास्क दिया था कि व्हाट हैपेंस टू एन इरेशनल नंबर जब आप उसको किसी रैशनल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। जी जो हाँ, सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी वो इरेशनल ही रहता है। इरेशनल ही। ठीक है, आप बताएं मुझे। डिवीजन के साथ नहीं रहेगा, रैशनल हो जाएगा। सेम मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है पाई, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो ये रैशनल हो जाएगा या इरेशनल? क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। सर आप इधर आ जाओ, चेयर ले आए, चेयर इधर ले आए आप। आ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, ये लैपटॉप उठा लीजिएगा यहाँ से। हाँ जी। नूर, कैसी हो? होमवर्क देखा था? तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलें भी डिस्कस कर लेते हैं। हो गया था, बताएं। नॉन जीरो रैशनल नंबर दैट इज समथिंग मोर प्रिसाइज। ठीक हो गया जी। देखें, अगर आप पाए को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो के साथ, जीरो क्या है, रैशनल है इररैशनल है? रैशनल। और ये इररैशनल है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो ये आंसर क्या बन गया? रैशनल बन गया। ठीक है। तो द प्रिसाइज आंसर, वेरी गुड, कि किसी भी इररैशनल को अगर नॉन जीरो रैशनल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? इररैशनल ही रहेगा। सो यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में भी जीरो को छोड़ के इररैशनल एक वायरस की तरह है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी वो एक वायरस की तरह। फॉर एग्जाम्पल, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 5 को अलोन अगर देखा जाए, ये रैशनल है इररैशनल है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इररैशनल है। रीजन क्या है, जल्दी से बताएं। देखते साथ कैसे पहचाना है? नॉन परफेक्ट। स्क्वायर, शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर, शाबाश। स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर हमेशा क्या देगा आपको? इरेशनल नंबर। ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज नॉट क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट में 3 छोटा सा लिखा होगा। ओके, ये है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 5। सो दिस नंबर एज अ होल इज, ये नंबर क्या हो गया? इरेशनल। ये नंबर क्या हो गया आपके पास? इरेशनल हो गया। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो। चलो ठीक हो गया। कल हमने देखा जी, जस्ट अ क्विक रीकैप, नंबर्स की हमने कुछ बेसिक टाइप्स पढ़ी, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ये ब्लर आ गया? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सॉरी। अच्छा, इंटीजर्स,
रैशनल और इरैशनल को हमने डिटेल में देखा। डेसिमल्स की हमने टाइप्स पढ़ी। डेसिमल में आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि वो कुछ स्पेसिफिक डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देखे, उसमें दो टाइप्स थी। एक रेकरेंस के साथ थी और एक रेकरेंस के बगैर थी। तो रेकरेंस के साथ थी, वो उसका मतलब है कि एक तो वो टर्मिनेट कभी भी नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, बट यू विल सी अ रिपीटेटिव बिहेवियर। ठीक है, खास पैटर्न के साथ नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग में क्या था कि एक तो वो खत्म भी कभी भी नहीं होगा, और कभी कोई आपको रिपीटेटिव बिहेवियर, एक खास सेट बिहेवियर पैटर्न, आपको जो रिपीटेशन बिहेवियर पैटर्न है वो नजर नहीं आएगा आपको। ओके, जिसकी एग्जांपल अब उसके बाद जो थर्ड टाइप थी, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाला था, वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। बाकी जो ऊपर वाले दो हैं वो रैशनल्स हैं। यहाँ से हमने एक और चीज सीखी थी कि रैशनल्स हमें हमेशा फ्रैक्शंस से या फिर इंटीजर्स वगैरह से, उन सबसे हमें रैशनल्स मिलेंगे। बाकी इरैशनल हमें हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग से मिलेंगे। ओके, उसके बाद इरैशनल की पहचान, क्योंकि मेन जो नंबर्स की दो टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, दो ही हैं, एक रैशनल, दूसरा इरैशनल। इररेशनल को पहचानना आसान है, बजाय इसके डेफिनेशन पता होना लाजमी है। ये जो मैंने आपको ये लिखवाई थी, जिसमें हमने डेसिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये जानना जरूरी है। अब बुकिश डेफिनेशन जो है इररेशनल की और रैशनल की, वो आज मैं आपको लिखवाऊंगा सो दैट वी कैन रिलेट इट विद दैट। ओके, इररेशनल को पहचानना आसान है। इररेशनल में स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि पाई हो गया, ई हो गया, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। दे विल ऑलवेज गिव यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स। फिर उसके बाद आता है, जब भी आप किसी भी नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, वापस क्या चीज आ जाएगी? इररेशनल। जब भी नॉन क्यूब नंबर का क्यूब रूट लेंगे, वापस क्या चीज आ जाएगी? इररेशनल आ जाएगी। ये इररेशनल की पहचान है। अब आपके पास अगर ढेरों सारे नंबर लिखे हुए हैं और आपसे एग्जामिनर कहता है इसमें से पहचाने रैशनल कौन सा है और इररेशनल, इस तरह का क्वेश्चन आता होता है पेपर में कि सर्कल करें इररेशनल को, या लिस्ट बनाएं इररेशनल नंबर्स की, उस जो लिस्ट दी हुई होती है उसमें से। ठीक है, उनमें से हमें इररेशनल पिक करने होते हैं या रैशनल पिक करना होता है। तो वो उसकी ये पहचान है। अक्सर नंबर्स ग्रुपिंग्स में आ जाते हैं ऑपरेशंस के साथ, मतलब इररेशनल के साथ कोई चीज प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती है। उसके लिए फिर मैंने आपको बताया था कि रैशनल इररेशनल नंबर के साथ जब भी रैशनल नंबर आप प्लस माइनस करेंगे, रिजल्ट विल ऑलवेज बी इररेशनल। मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में जीरो के अलावा अगर कोई भी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करता है रैशनल से, तो भी आंसर आपके पास इररेशनल रहेगा। आज का हमारा टास्क है, एक तो इनकी बुकिश डेफिनेशन देखें, फिर हमने कुछ नंबर्स को, अब हम ऐसे नंबर्स डिस्कस करेंगे जो हमें जुबानी याद होने चाहिए। ठीक हो गया? दिस इज आवर टुडेज टास्क ओनली। तो बुकिश डेफिनेशन पे चलते हैं रैशनल की। रैशनल, वैसे तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी रैशनल एंड इररेशनल नंबर, बट इट इज हेल्दी टू नो द डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन। ये पेपर में आती नहीं है, बट पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे बाकी बहुत सारे नंबर्स पढ़ने हैं, तो हमें वी कैन कैटेगराइज देम एज रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया? अच्छा, सब इसमें तीन बुकिश डेफिनेशन के पार्ट्स। एक, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू क्या चीज बता रही है? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? फ्रैक्शन। अगर आपने इसको वर्ड्स में लिखना है तो आप सिंपल लिख लें कि रैशनल नंबर की पहली पहचान क्या है? रैशनल भी, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। देयर आर टू डिफरेंट मीनिंग्स। अगर मैं कहूं कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, तो उसका मतलब कुछ और है, और अगर मैं कह रहा हूं कि उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब कुछ और है। टू, सिंपल एक टू लिखा हुआ है। अब ये फ्रैक्शन है, ये गलत है। अगर मैं बोलूं कि ये फ्रैक्शन है तो ये गलत है, बट अगर मैं बोलूं कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये ठीक है।
तो टू आपके पास क्या हुआ, सिंपल टू, विदाउट द वन इन द डिनोमिनेटर। सिंपल टू आपके पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये पहला पार्ट है डेफिनेशन का, खत्म नहीं है डेफिनेशन। दूसरा पार्ट देखें, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, दोनों का इंटीजर होना लाजमी है। इंटीजर मतलब नॉन डेसिमल नंबर, प्लस माइनस दोनों। अब इंटीजर में तो जीरो भी आ जाता है इंटीजर में। अब आप मुझे ये बताएं, पी और क्यू में से किसका जीरो होना गुनाह है? क्यों? आमिर, क्यू अगर जीरो हो गया तो क्या मसला होगा? फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जीरो अगर आ जाए तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। तो तीसरा पार्ट आप लिखे हैं डेफिनेशन का, क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। आसान सी डेफिनेशन है, तीन पार्ट्स में मैंने तोड़ इसलिए दिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। रैशनल नंबर की पहचान ये है कि इट कैन बी रिटन, इट शुड, देखें अगेन मैं इस चीज पे एम्फसाइज करता हूँ, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इट हैज टू बी अ फ्रैक्शन, नो, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इट कैन बी written in the form of फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। सेकेंड पार्ट, जो पी और क्यू है, ये जो मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है फ्रैक्शन की शक्ल बनाने के लिए, अब पी और क्यू को अलग अलग डिफाइन किया उसमें। पी वो जो फ्रैक्शन है वो इंटेग्रल फ्रैक्शन होनी चाहिए, न्यूमरेटर में भी इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट एक कॉमन सेंस का है कि किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। सही है, तो वो तीसरा पार्ट उस कंडीशन को भी इक्वेशन से बाहर फेंक रहा है कि जी क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये रैशनल की पहचान। तो इररेशनल की एक ही पहचान है कि इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, बस खत्म। ये चीज हम टेक्निकली कल डिस्कस कर चुके हैं कि इररेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन से नहीं निकला था, याद है ना? इररेशनल नंबर कल मैंने फ्रैक्शन से निकाल के दिया था आपको, डेसिमल जब हम डिस्कस कर रहे थे। ये देखें लास्ट में, इररेशनल नंबर ये मैंने फ्रैक्शन से निकाले थे, नहीं। तो इररेशनल की बुकिश डेफिनेशन क्या है? इट कैन नॉट बी written in form of P by Q। P by Q फॉर्म में उसको नहीं लिखा जा सकता। क्लियर? क्लियर? चलो, अच्छा जी, अब हम P by Q की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। चलेंगे आज चलते हैं कुछ ऐसे नंबर्स पे जो हमारी मैथ में, मेंटल मैथ में बहुत ज्यादा हमें हेल्प करेंगे। द ग्रुप ऑफ नंबर्स जो हमें जुबानी याद होनी चाहिए, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए। ठीक हो गया? हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए, जिसकी हम आगे कल पर प्रैक्टिस, एक एक्सरसाइज करेंगे, उसकी एक्टिविटी करेंगे। ठीक हो गया? तो सबसे पहले आपको जो चीज जुबानी याद होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स। कोशिश करें वन से लेकर हंड्रेड तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो जुबानी रटे हुए होने चाहिए आप, वन से लेकर हंड्रेड तक। वन से लेकर हंड्रेड तक यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम गूगल। प्राइम नंबर्स, इमेजेस में जाएं, बहुत सारी तस्वीरें आ गई हैं, ये लें जी। ये मैंने एक पिक्चर ओपन करता हूँ।
ठीक है, जितने सर्कल हुए हुए हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 1 से लेकर 100 तक। इसमें जितने सर्कल लगे हुए हैं ये सारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? फॉरगेट अबाउट द बुकिश डेफिनेशन। आसान से बात में मुझे प्राइम नंबर्स का मतलब बता दें। बुकिश डेफिनेशन में बताता हूँ। वेरी गुड, शाबाश, दैट वाज अ बुकिश डेफिनेशन। लेकिन इसका मतलब पता है? शाबाश। अब एक तो ये नूर ने डेफिनेशन बताई है जो कि अच्छी डेफिनेशन है, कि अपने और वन के टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। ठीक हो गया। और देखो, वन के टेबल में तो हर नंबर आ जाएगा। वन को, वन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे आपका एक शनाख्ती कार्ड होता है ना, वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसको जिस चीज से मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर की आइडेंटिटी एज इट इज रहती है। 5 × 1 5। ठीक हो गया। ई मल्टीप्लाई बाय वन, ई। 0.25 मल्टीप्लाई बाय वन, 0.25। ठीक हो गया। मानूर मल्टीप्लाई बाय वन, मानूर रहेगी। आमिर मल्टीप्लाई बाय वन, आमिर ही रहेगा। सो वन एक ऐसा नंबर है, उसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो उसके टेबल में आता है। तो वन में, वन के टेबल में दुनिया का हर नंबर आ जाएगा। थिंक ऑफ एनी नंबर, यू विल बी एबल टू फाइंड इट इन एज अ फैक्टर ऑफ वन, मल्टीपल ऑफ वन। ठीक है। तो आसान डेफिनेशन इसकी है कि वो नंबर किसी भी टेबल में नहीं आएगा। वन के टेबल को एक तो साइड पे कर दो, कि वो नंबर किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है। जैसे 2 2 4, यानी फोर एक ऐसा नंबर है, अगर मैं टेबल लिख रहा हूँ टू का, 2 2 4। तो फोर एक ऐसा नंबर है जो टू के टेबल में आ रहा है। या 3 4 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो थ्री और फोर के दोनों के टेबल में आता है। ये जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ये किसी के टेबल में नहीं आते। ये प्राइम नंबर आपको जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, दे विल हेल्प यू अ लॉट आगे आपकी जो कैलकुलेशन होगी। उसके बाद प्राइम नंबर के अलावा हमें स्क्वायर नंबर जुबानी याद होने चाहिए। स्क्वायर नंबर जरा बताना शुरू करें। पहला स्क्वायर नंबर क्या होगा? दूसरा, वेरी गुड। तीसरा, सिक्स। सिक्स स्क्वायर नंबर है। 9। फिर 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो अगर आपको 10 तक टेबल आते हैं ना, तो आपको 10 तक जो, सॉरी, 100 तक सारे स्क्वायर नंबर्स, फर्स्ट 100 नंबर्स में से आपको सारे स्क्वायर नंबर्स भी पता हो। अगर 10 तक टेबल आता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर 21। नंबर। शाबाश। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। 13 का 169। 14 का, 15 का 225। तो कोशिश करें 15 तक आपको सारे स्क्वायर नंबर जुबानी याद है। ठीक हो गया। ये मैं लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। 15 तक स्क्वायर नंबर्स जुबानी याद है। ठीक हो गया। क्यूब नंबर्स। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। 4 का क्यूब 64 एक ऐसा नंबर है जो एक स्क्वायर नंबर भी है और एक क्यूब नंबर भी है। ये यहाँ से आगे जब हम ज्योमेट्री में जाएंगे ना, ये वहां काम आएगी। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी मजे की है। 64 एक ऐसा नंबर है
जिसका जो एक स्क्वायर नंबर भी है और एक क्यूब नंबर भी है। तो ये इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री में एक स्क्वायर से रिलेटेड एक टॉपिक क्वेश्चन है, वहां बहुत काम आती है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलें। ये तो आ गया था 64 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या आता है? 125। 6 का क्यूब मुझे नहीं आता वैसे। 6 का क्यूब क्या होता था? क्या होता है 6 का क्यूब? चेक कर लेते हैं। 16। 6 का क्यूब 216 है। 216। शाबाश। और 7 का क्यूब? 343। 8 का क्यूब? 8 का क्यूब तक आपको जुबानी आना चाहिए। 512। 512। ये लास्ट जो मुझे याद नहीं थे, ये तीन आखिरी तीन मुझे याद नहीं थे, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है। 8 का क्यूब बहुत है। 10 का क्यूब तो आसान है। 10 का क्यूब क्या होगा? ये था क्यूब नंबर्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है, अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है तो उसका फायदा ये होगा कि आपको यू शुड बी एबल टू, नंबर देखते साथ आपको पता चल जाएगा कि ये किसके टेबल में ये चीज आएगी। अब इमेजिन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स: प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपका मेंटल मैथ कहाँ जाएगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है जैसे एनी नंबर एंडिंग एट 0, 2, 4, 6, 8, these numbers will be definitely divided by 2। ये नंबर डेफिनेटली 2 पे डिवाइड होंगे। ओके। किसी भी नंबर का सम अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका मतलब है वो 3 पे लाजमी डिवाइड होगा। ठीक है। किसी भी नंबर का सम अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका मतलब है वो 3 के टेबल में या वो 3 पे लाजमी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, 57 एक नंबर है। मैं जानना चाहता हूँ ये 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। 5 + 7, 3 के टेबल में 12 आता है। 3 के टेबल में 12 आता है। यस, इसका मतलब है 57 3 पे लाजमी डिवाइड होगा। 57 3 पे लाजमी डिवाइड होगा। अच्छा, क्या हुआ? 33। हाँ, वो कैसे डिवाइड होगा उसको बाद में देखेंगे। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अच्छा, इसी तरीके से 263 पे डिवाइड होगा, क्योंकि 2 + 1 + 6 कितना हो गया? 9। 3 के टेबल में आता है 9, आता है, तो ये 3 पे लाजमी डिवाइड होगा। तो दीज आर डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट एक पहले मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ। जो भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 पे एंड हो रहा है वो लाजमी 2 पे डिवाइड होगा। फिर जो भी नंबर 0 और 5 पे एंड हो रहा है वो लाजमी 5 पे डिवाइड होगा। जो भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है वो लाजमी किस पे डिवाइड होगा? 10 पे होगा। तो 0 की तरह देखें, कॉमन कितना है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो मैंने एक 2 का, 5 का, 10 का बताया है। आप कोशिश करें 1 का तो चलो कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, 2 से लेकर 10 तक ये इंटरनेट से आपको मिल जाएगी। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको सब कॉन्शियस में हो।
ठीक है, इसका रट्टा नहीं लगाना, मेक इट फन। हम हम आगे 2 दिन हमने इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमें भी मेक श्योर कि हमें ये चीजें जुबानी याद होगी। आई मेक सब, हम कुछ, मैं रैंडमली नंबर्स फेंकूंगा, आपने मुझे बताना है कि वो प्राइम नंबर है, स्क्वायर नंबर है, कौन कौन से नंबर्स के ग्रुप में फॉल करता है। ठीक है, वैसे तो इवन नंबर भी है, ऑड भी है, बहुत सारे नंबर्स की टाइप्स हैं। हमारे काम की ये है, ठीक हो गया। हमारे काम की एक होगी रैशनल, इररेशनल, प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, ये हमारे काम। इन्होंने हमारा काम स्पीड अप करना है। ठीक है, गॉट इट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको इंटरनेट से मिलेंगे, वो भी मैंने निकाल देता हूँ। डिविजिबिलिटी टेस्ट, एक और पिक्चर मिल गई। नहीं, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। ठीक हो गया। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप आई थिंक 18 और 45 को छोड़ के बाकी देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखें जरा। 3 किसका फैक्टर है? 3, इज 3 अ फैक्टर ऑफ 12? 12 का फैक्टर है ना? 12, 12 के अगर फैक्टर्स बनाए जाए तो किस किस के टेबल में 12 आता है? 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? तो अगर आपको कोई चीज चेक करनी है कि वो 12 पे डिवाइड हो रही है, वो डेफिनेटली 3 और 4 पे भी होगी। ठीक है, 3, ये देखिए इसी के आगे लिखा हुआ, प्राइम नंबर, सॉरी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय अ को प्राइम 12, 3 एंड 4। तो इसलिए ये 12, 15, 18, 45 पे जाने की जरूरत नहीं है, 11 तक आप देख लें। ठीक हो गया। चलो, ये तो, दिस इज द लिस्ट जो आपको ये 1, 2, 3, 4, ये 4 चीजें जुबानी याद करने वाली हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। एग्जामिनर आपको एक नंबर देता है, 2 चीजें होती हैं, एक होता है मल्टीपल और एक होता है फैक्टर्स। ठीक है, हम मल्टीपल की भी बात करते हैं, फैक्टर्स वाली भी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर एग्जामिनर आपको कहता है 3 के मल्टीपल्स लिखें, 3 के मल्टीपल्स का मतलब क्या है जोहा? मल्टीपल्स ऑफ 3, व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीपल्स ऑफ 3? Numbers that are divisible by 3. नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 3। आप बताएं मोहम्मद, मल्टीपल्स ऑफ 3 का क्या मतलब है? यस, आसान अल्फाज में 3 का टेबल। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18। ये मल्टीपल्स है, एंड दे विल नेवर एंड, ये इन्फिनिट तक चलते जाएंगे। हम नॉर्मली टेबल कहाँ तक याद करते हैं? 3 10s are, लेकिन आदमी तो नहीं है ना, 3 11s are भी होता है, 3 12s are, 3 300s are, 3000s are, तो मल्टीपल्स कभी भी एंड नहीं होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल्स का ये मतलब है। ठीक हो गया। प्रॉब्लम करता है फैक्टर्स। फैक्टर से रिलेटेड 2 चीजें आती हैं। एक क्वेश्चन है फैक्टराइज, और दूसरा क्वेश्चन है लिस्टिंग ऑफ फैक्टर्स। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, फैक्टराइज करना और फैक्टर्स की लिस्ट बनाना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू कमांड क्वेश्चन,
ठीक है, ओके, दीज टू कमांड, दोनों क्वेश्चन है, दोनों पेपर में आते हैं। मल्टीपल से भी रिलेटेड आता है, मल्टीपल से रिलेटेड कम आता है, ये दो ज्यादा आते हैं। अब फैक्टराइज करना और फैक्टर की लिस्ट बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले फर्क समझ लेते हैं। फैक्टराइज करने का क्या मतलब है? लेट्स टेक अ नंबर, फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर 36। ओके, एग्जामिनर कहता है इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज का मतलब है इसी 36 को आपने मुख्तलिफ नंबर्स में तोड़ देना है, जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। लेट्स सपोज मैंने इसको चार नंबर्स में तोड़ा है, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? तो दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन। दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन की एक नंबर, ओरिजिनल नंबर को ब्रेक डाउन इनटू 2, 3, 4 और जितने भी, तो वो उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या है? 36। फॉर एग्जाम्पल 36 की फैक्टराइजेशन मैं करता हूँ। 12 टाइम्स 3, आई हैव फैक्टराइज द नंबर 36। फैक्टराइज हो गया, 12 3 जार 36। इसका जो मेनली क्वेश्चन आता है फैक्टराइज से रिलेटेड, वो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या मतलब हो गया इसका? फैक्टराइजेशन का तो मतलब आपको पता चल गया है, एक नंबर को तोड़ना, और ऐसे तोड़ना कि व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दोज नंबर्स तो आपके पास वापस क्या, वही ओरिजिनल नंबर आ जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हो जाएगा? क्या बात है, अब मैंने 36 को ऐसे तोड़ना है कि मेरे पास प्राइम नंबर्स आ जाए आखिर में। प्राइम नंबर्स अभी हमने पीछे देखे हैं कौन से होते हैं, ठीक है। उन प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या है? 36 आए। अब उसके लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक बच्चों वाला तरीका है जो मैं नहीं करा रहा, एक ये तरीका है। याद आया? ये कोई नई चीज नहीं है, वी हैव बीन डूइंग दिस। ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था? 2। हाँ जी, 2 1 जा 2, एक कैरी चला गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 36 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है दैट इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। बेहतर तरीका क्या है इसको लिखने का? स्क्वायर थ्री स्क्वायर। 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर, इसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। इसमें क्या बोलते हैं? इंडेक्स फॉर्म। तो ये लेंगे, मैंने ये तोड़ दिया 36 को, इनको, और ये देखिए आपको सामने 2 प्राइम नंबर 3 प्राइम, तो ये ऐसे प्राइम नंबर का ग्रुप आ गया मेरे पास। इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 36। तो दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखें, दोबारा फैक्टराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये आगे बहुत जगह यूज होनी है मैथ में। Factorization is a process in which you break down the number into 2, 3, 4 or multiple numbers. When you multiply all those smaller chunks, you will get back the original one. Prime factorization, you will break down in such a way that all the numbers you obtain, they should be prime. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता था, 4 into 9 है तो फैक्टराइजेशन, बट क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नो, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज नॉट अ प्राइम। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन है। अक्सर लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। गुनाह है कबीरा। ये एलसीएम नहीं है, ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम दो या दो से ज्यादा नंबर्स का इकट्ठा निकाला जाता है। ये तो एक ही नंबर है, उसको मैं तोड़ रहा हूँ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको कभी भी एलसीएम नहीं बोलना, ये एलसीएम नहीं है।
एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो नंबर के मल्टीपल्स हैं आपके पास, उनमें से आपने कॉमन मल्टीपल देखने हैं, और वो भी कॉमन कौन सा हो, जो सबसे छोटा हो। ये तो एक ही नंबर है 36, ठीक है। हाँ, एलसीएम निकालने का तरीका ये है, फॉर एग्जाम्पल 36 और 48 का एलसीएम लेना है, तो मैं 36 और 48 की इकट्ठी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो उसको ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, एलसीएम। सो दिस इज नॉट एलसीएम, ये क्या है आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट चीज, लिस्टिंग ऑफ फैक्टर्स, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मिक्स कर देते हैं, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, हर वो नंबर लिखें जिसके टेबल में 36 आता है, हर वो नंबर लिखें जिसके टेबल में 36 आता है। उसका ये मतलब नहीं होगा कि उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, हमने सिर्फ एक लिस्ट देनी है या वो नंबर्स बताने हैं जिनके टेबल में 36 आएगा। उसका आसान तरीका क्या है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें। 1 into 36 क्या आता है, 36। 2 के टेबल में 36 आता है, तो 2 times what is 36, 80। 3 के टेबल में 36 आता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है राइट साइड पे, ऑब्वियसली हम 36 के लिए कर रहे हैं, तो बार बार इक्वल टू 36 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 के टेबल में 36 आता है, 3 12 36। 4 के टेबल में 36 आता है, 4 times 9 is 36। 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, यस, 6 times 6 is 36। 7 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 9 4 36, और वो रिपीटिशन हो जाएगी, तो दैट्स इट, यू स्टॉप देयर। सो 1 2 3 4 6 9 12 18 36, these are all the factors of 36। एग्जामिनर ने लिस्ट मांगी थी सारे फैक्टर्स की, तो मैं 1 भी लिखूंगा, 2 भी लिखूंगा, 3 भी लिखूंगा, 4 भी, 6 भी, 9 12 18 36। ये तरीका बेस्ट है, देयर इज नो वे कि आप अगर इस तरीके को फॉलो करें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी नंबर मिस कर दें। जैसे ही रिपीटिशन आज स्टॉप थे, वैसे तो रिपीटिशन यहीं में आ गई थी 6 6 36 पे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आगे चेक करवा देता हूँ, ठीक हो गया, तो वहां पे आप रुक जाए। तो ये दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36। अब फैक्टर्स की एक फनी स्टोरी है, जब भी आप लिस्ट बनाएंगे फैक्टर्स की, आप नोट करेंगे जिस भी नंबर की फैक्टर्स की लिस्ट बना रहे हैं आप, नॉट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन एक सेपरेट प्रोसेस है जो हमने लेफ्ट पे किया है, नंबर को तोड़ा है हमने, इसमें हमने नंबर को तोड़ा नहीं है, इसमें हमने हर वो नंबर लिखा है जिसके टेबल में 36 आता है, दैट इज बेसिकली नोन एज लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो जब भी आप लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बना रहे हैं, उसमें फनी एक चीज है, या एक कॉमन एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, रूल है, यूनिवर्सल रूल। वन, जो शुरू में मैंने बात की थी, वन क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो हर नंबर के, हर नंबर उसके टेबल में आएगा। तो देखिए, वन वुड बी द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इन द वर्ल्ड। दूसरा, वो नंबर इट सेल्फ 36। इवन आप प्राइम नंबर भी उठा लें कोई, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, दो ही फैक्टर है, नंबर वन जरूर आपने डेफिनेशन बताई थी वो, और द नंबर 36। प्राइम नंबर में क्या होगा, यू वोंट बी एबल टू हैव नंबर्स अदर देन टू नंबर्स। तो दुनिया का कोई भी नंबर उठा लें, उसके फैक्टर्स की लिस्ट में दो नंबर लाजमी है, एक वन और एक वो नंबर बजाते खुद, एक वन और एक वो नंबर बजाते खुद। यहां से क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया, टू प्राइम नंबर है, ठीक है, टू प्राइम नंबर है क्योंकि ये वन के टेबल में आता है और टू के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में नहीं आता, इसके टू के दो ही फैक्टर हैं, और एक वन है और एक टू है। वन क्या है, जो प्राइम नंबर नहीं होता उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या वन प्राइम नंबर होगा या कॉम्पोजिट होगा, इस पे सोचना है कल, और ये कल आपने मुझे बताना है, ठीक हो गया। वन इज अ वेरी फनी नंबर, इज दिस अ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, अगर ये प्राइम नहीं है तो क्यों नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपने मुझे बताना है।
ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जोहा, जी सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। चलेंगे, एक होमवर्क लिखें तो शाबाश। एक तो वो लिख लिया ना होमवर्क, वन के बारे में आपने रिसर्च कर ली, दूसरा होमवर्क लिख लिया बेटा। होमवर्क है बेटा आपका 48 नंबर है, इसके आपने एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और एक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स भी बनाना है। बल्कि 48 के साथ एक और नंबर लिख लें, यू नीड डू द सेम थिंग फॉर बोथ ऑफ दीज। 48, 96, 108, तीन नंबर्स हैं, इनकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन भी करनी है तीनों नंबर्स की। यानी तीनों नंबर्स को ऐसे तोड़ना है कि आखिर में आपके पास प्राइम नंबर्स आए, और जब आप उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस वही नंबर आना चाहिए। दैट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर दूसरा टास्क है कि इन तीनों नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग वन एंड देमसेल्व्स, उनकी लिस्ट बनानी है। आसान है। चलो, दूध पति पियो, तो आ जाओ।